नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सशस्त्र तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सत्ता अब नरेंद्र मोदी की कम और अमित शाह की ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि पहले की नरेंद्र मोदी की 5 साल के कार्यकालों को आप देखिए तो 2014 से लेकर के 2019 तक की सरकार को देखें तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार हुआ करती थी। 19 से 24 के दरमियान की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब जो तीसरी सरकार चल रही है, इस सरकार को लोग अमित शाह की सरकार कह रहे हैं। ये सरकार यदि चलेगी तो फिर डंडे से चलेगी, सरकार चलेगी तो फिर विपक्षी दलों को दबाकर कुचलकर चलेगी। और ये बात तमाम पत्रकार, तमाम विश्लेषक, तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते रहते हैं, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है वो कहते रहते हैं। लेकिन कल रात जो राहुल गांधी की तरफ से जो एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के बाद जो गतिविधियां पूरे देश में, शिमला से लेकर के बिहार के पटना तक और देश के दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या बिहार के नीतीश कुमार सुशासन बाबू हो, विपक्ष की पार्टी हो या फिर सत्ता पक्ष के कोई घटक दल हो, सबको कहीं ना कहीं वो लाइन ढूंढने की कोशिश में जुट गई है जो ईडी कहीं ना कहीं कोई तो खुलासा करे, कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के कोई तो टूल उपलब्ध कराए। ये कोशिशें सत्ता में रहते हुए चल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग अब ये मान चुके हैं कि डर डर करके नहीं जीना है। इस तरह से सरकार इस बार नहीं चलानी है, बल्कि डरने की बजाय डराने की कोशिश करे। भले ही सरकार बचे या मिड टर्म पोल के हालात में चल जाए, लोकसभा के अंदर जो हालात है उसे मिड टर्म उसकी हालात नहीं होगी, वैकल्पिक सरकार बन जाएगी यदि सरकार गिरेगी तो। दरअसल राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया और उसी बीच, और वो ट्वीट आप देख सकते हैं, और इसके ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं राहुल गांधी का, उसका हिंदी में अनुवाद अगर करें तो यही होता है कि जो चक्रव्यूह वाला बयान राहुल गांधी ने दिया था संसद के भीतर, वो बहुत लोगों को नागवार गुजरा, सत्ता में बैठे हुए कुछ खास लोगों को नागवार गुजरा। और अब ईडी के सूत्र राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ईडी उन तक पहुंचने वाले हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम राहुल गांधी तक पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो तैयार बैठे हुए। ध्यान दीजिए, किसी सांसद राहुल गांधी का बयान है, इस भारत देश में एक लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान है। इसको यूं ही नहीं लिया जा सकता हल्के में। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी की बातों के ऊपर यदि विश्वास करे और देश में हो रही गतिविधियों के ऊपर अगर गौर करे तो ये बात कहीं ना कहीं काफी हद तक वास्तविकता के करीब पहुंचते हुए दिखाई देती है, क्योंकि ईडी की गतिविधियां कमोबेश वैसा ही चल रही। आप देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर है। अब तक उनके ऊपर लगे हुए कोई भी आरोपों को ईडी या सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई, लेकिन वो जेल के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक आरएस बारी करके कुछ है, वो कभी राज्यसभा में मंत्री हुआ करते थे, उनको कई ठिकाने पे उनके ऊपर छापेमारी चल रही है। शिमला, चंडीगढ़, उनके गांव, पंजाब, दिल्ली, कई सारे ठिकानों पे एक साथ छापेमारी चले। उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा में उपनेता, सपा संसदीय दल के उपनेता अखिलेश प्रसाद यादव के नायक बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ ईडी ऐसे ही नहीं पहुंची। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि ईडी बुलडोजर लेकर के पहुंची। जो उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके प्रशासन की जो सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा सिंबल जो बुलडोजर बना हुआ है पिछले 2 साल से, वो बुलडोजर लेकर के ईडी बाबू सिंह कुशवाहा के घर पहुंचता है। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है और वहां पर भी मामला एनआरएचएम का ही बताया जाता है। और इसके ठीक उलट बिहार में संजीव आईएएस, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आईएएस, जो बिहार से जो खबरें निकल करके आ रही है उसमें 7 आईएएस अधिकारी, जी हाँ 7 आईएएस अधिकारी को जो है वो ईडी के रडार पे चल रहे हैं। कुछ को ईडी का नोटिस भी मिल चुका है, सत्ता के बेहद करीबी बताए जाते हैं, नीतीश बाबू के करीबी बताए जाते हैं। अब जो स्थिति है वो शायद 7 आईएएस अधिकारी जो है उसमें अधिकांश तो बहुत लंबे समय से कॉरिडोर में जमे हुए हैं। संजीव हंस को तो नीतीश कुमार ने हटा दिया, बाकी जो 6 और आईएएस अधिकारी है, ये 6 आईएएस अधिकारी तक अब ईडी पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। अब सोचिए कि सत्ता किसकी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। अकेले बहुमत की सत्ता तो है नहीं, 14 और 19 वाली तो सत्ता है नहीं। सरकार
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके करीब तक ईडी पहुंचने वाली है। क्या नीतीश कुमार के मर्जी से ये सारी चीजें हो रही है? तमाम सारी की बातें खुलते हुए रही कि या तो नीतीश कुमार की मर्जी से हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार तक भी खबरें पहुंच रही थी इसलिए उनकी मर्जी से हो रहा है, या फिर ये कहे कि नीतीश कुमार को दबाव में लेने के लिए केंद्र सरकार कि वो नई राजनीतिक गठबंधन के विकल्प पर विचार न करे, गलती से भी न सोचे, ये नीतीश कुमार को डराने धमकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। आखिर नीतीश कुमार की छवि एक साफ सुथरे और ईमानदार नेता की, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज के जमाने में ईडी किसी के मौखिक या लिखित बयान के ऊपर जिसके पक्ष में कोई सबूत ना हो, कोई दलील ना हो, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर उस हालत में ईमानदार और बेईमान का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। क्योंकि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा है वो धाराएं दरअसल इतनी ड्रैकोनियन है, इतनी खतरनाक है कि किसी की निशानदेही के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी के बयान पे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वही झेल रहे हैं, शराब व्यवसायी गिरफ्तार होते हैं, शराब व्यवसायी सरकारी गवाह बन करके, अप्रूवर बन करके फिर जमानत लेते हैं, रिहा होते हैं, और फिर उसके बाद उन अप्रूवर के बयान दर्ज किए जाते हैं। उन बयानों को आधार बना करके अमुक व्यक्ति को इतने करोड़ रुपए दिए, उस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख का मामला आपने देखा होगा। अब ईडी की जो इतनी सारी गतिविधियां हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की जो इतनी गतिविधियां हो रही है, पिंजराबंद तोते का जो विस्तार हो रहा है लगातार, उस विस्तार को अगर समझने की अगर प्रयास करें तो एक तरफ पश्चिम बंगाल, अभिषेक बनर्जी या फिर दूसरे लोग, वहीं दूसरी तरफ बिहार के भीतर जहां सहयोगी दल, पश्चिम बंगाल के भीतर विपक्षी दल, बिहार में सहयोगी दल, फिर उत्तर प्रदेश की बात करें अगर बिहार के पड़ोसी राज्य में, तो उत्तर प्रदेश के भीतर विपक्षी दल, संसद के भीतर सबसे हमलावर विपक्षी दलों में से राहुल गांधी के टीम 5 के सदस्य माने जाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के उपनेता बाबू सिंह कुशवाहा, पश्चिम बंगाल के भीतर विपक्षी दल, बिहार में सहयोगी दल, उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल, हिमाचल की बात करें तो राहुल गांधी के पार्टी के विधायक, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के ऊपर भी ईडी की रेड हो रही है। और दिल्ली का हाल तो पूछिए ही नहीं, वहां तो सबको पता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता किस तरीके से जेल के अंदर बंद किए गए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी सलाखों के भीतर है। और ये जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में जब राहुल गांधी के ये ट्वीट आता है कि ईडी कभी भी उन तक दस्तक दे सकते हैं, चाहे वो चाय बिस्किट के साथ तैयार बैठे हुए हैं, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। ये कहते हैं ना, अमित शाह का जो फॉर्मूला होता है ना, और नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला हाई हैंडेडनेस जो होता है, वो डर दिखाने वाला जो फॉर्मूला उनका माना जाता है। अमित शाह का फॉर्मूला हाई हैंडेडनेस वाली फॉर्मूला माना जाता है कि उनको लोगों को डर दिखाते हैं और वो अमल में लाते हैं। आज के दौर में कमोबेश अमल में आता हुआ दिख रहा है बाबू सिंह कुशवाहा, जो समाजवादी पार्टी के भीतर नहीं थे। बाबू सिंह कुशवाहा जब सांसद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के पास जब 300 प्लस का जो बहुमत था 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मिला था, उस दौर में बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी एक्टिव नहीं दिख रही थी। अचानक ये फाइल खुलता कैसे? जब बीजेपी 240 पे आ गई और मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा, समाजवादी पार्टी से सांसद इस बार बन गए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीट लेकर दिल्ली पहुंच गई और उस 37 सांसद के उपनेता हो गए बाबू सिंह कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में पीडीए के बहुत बड़े समीकरण के अहम घटक हो गए बाबू सिंह कुशवाहा, तो उनके यहाँ ईडी पहुंच गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव अंदाज में, सेलेक्टिव तरीके से, सुविधाजनक अंदाज में, और सिर्फ विपक्ष को टॉर्चर करने के लिए कार्रवाई निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कार्रवाई होती है। तो ऐसे में 240 से ऊपर 245 के करीब आज इंडिया गठबंधन और उनके साथ खड़े हुए सांसदों की ताकत है। लोकसभा के भीतर 234 इंडिया गठबंधन जीत के आए थे। 10-11 निर्दलीय और छोटे दलों के साथ सत्ता विरोधी रुझान के तहत जो ऐसे सांसद जो दर्जन भर के करीब है, वो इंडिया अलायंस के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। तो इन हालातों के भीतर मौजूदा सरकार कब गिर जाए, कब नानी फैक्टर, नायडू और नीतीश फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ दे, कब टीडीपी और जेडीयू अर्थात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू
बिहार और आंध्र प्रदेश ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाई कब कह दे, ये सबको पता है कि ये खेल कभी भी हो सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के इलेक्शन के बाद ये कभी भी नजारा ये देखने को मिल सकता है। और इन 3 राज्यों के इलेक्शन के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद ये नजारा देखने को मिले, उस नजारे को रोकने के लिए, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का एक टूल किट तैयार करने के लिए जो आम आदमी पार्टी को करने की, जो हेमंत सोरेन को देने की जो कोशिश हुई, वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। ठीक कुछ इसी प्रकार से हेमंत सोरेन जेल गए लेकिन झुके नहीं, लेकिन झुकने के लिए जो तैयार है वो, या फिर नहीं है, उससे ज्यादा झुकाने वाला अपनी कोशिशें करने के लिए तैयार है कहीं ना कहीं, और वो कोशिशें से वो बाज आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सरकार जो बैसाखियों के बलबूते सरकार टिकी हो, वो सरकार ये जोखिम ले ही नहीं सकती कि अपने सहयोगी दलों के राज्य में इस तरह की गतिविधियां कराए। लेकिन ऐसा हो रहा है, मौजूदा समय में ऐसा हो रहा है। भाजपा शासित राज्य में किस ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ ईडी जा रहे हैं, भाजपा शासित राज्य में किस मंत्री या नेता के यहाँ ईडी पहुंच रही है, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है, इस देश के आम लोगों को भी पता है कि इस देश में ईडी का इस्तेमाल केवल पॉलिटिकल टूल किट बनकर रह गया है। पॉलिटिकल टूल के बारे में अभी कुछ ही महीने पहले एक अखबारों में एक खबर छपी हुई थी कि राजनीतिक मामले जो भी दर्ज किए गए हैं, खास करके राजनीतिक दलों के खिलाफ या फिर कहे राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ, तो उनमें कन्विक्शन रेट जो है, यानी ये कहे कि सजा दिलाने की दर जो है 0.4% है, 0.4% है, 1% भी नहीं है। यूं कहे कि 0.5% भी नहीं है। 3000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए, लेकिन सजा कितने के हुए, एक यानी 0.5 को भी नहीं हुआ। तो जब सजा 0.5 को भी नहीं हुआ, जब आधे % से कम पे सजा हो रही थी, उन परिस्थितियों में ईडी का इकबाल कहां बचा है। ईडी के डायरेक्टर सेवा विस्तार से दर सेवा विस्तार पाते जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब चला, तब जाकर के ईडी के डायरेक्टर पद से उस सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारी को रुखसतें हुई, नए अधिकारी तैनात किए गए। अधिकारी तो बदले, रवैया नहीं बदला। 7 IAS नीतीश कुमार के राज्य के, बिहार के, उनके ऊपर नोटिसों की खबरें हैं। हिमाचल प्रदेश के भीतर अलग, उत्तर प्रदेश के भीतर अलग, राहुल गांधी अलग ट्वीट कर रहे हैं। और इन सब से आगे बढ़कर के पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देख करके देख लीजिए, झांक करके एक बार, जहां भी विपक्षी दल ताकत में है, वहां पर ईडी का शिकंजा कसने की कोशिशें इस दौर में करनी शुरू हो गई है। इस दौर में कसने की कोशिश की गई जब सत्ता के भीतर 32 सांसदों की दरकार है कुर्सी बचाए रखने के लिए, और उन 32 सांसदों की जो दरकार है, जो कमी है, जो बीजेपी को चाहिए, जिसकी जरूरत है, वो 32 सांसदों वाली पार्टी के साथ साथ जिनके पास करीब करीब 245-50 के करीब सांसद है, यानी ये कहे कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास, उनको भी डरा करके रखने की, उन्हें भी धमका करके रखने की, उनकी एकता को भी ईडी के ब्लैकमेलिंग के तहत ही कहीं ना कहीं कमजोर करने की, तोड़ने की जो कवायद चल रही है, यह सत्ता का अपना डर है। और उस डर से, उस खौफ से निकलने की एक ऐसी कवायद है जिस कवायद के भीतर मौजूदा सत्ता जा भी सकती है, या फिर इस भारत देश में लोकसभा के मध्यावर्ती चुनाव के भी नौबत आ सकती है। आखिर इस पूरे खेल के लब्बो लुआब कमोबेश यही है कि सत्ता अपना मिजाज बदलने के लिए तैयार ही नहीं। सत्ता गठबंधन धर्म की पालन के लिए ही तैयार नहीं है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे किसी कार्यक्रम के ऊपर ही चलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह कहे कि सत्ता वैसा ही चलने और देश को चलाने के लिए तैयार है जैसे 2014 से 2024 के दौरान, उस बीच के 10 सालों में, यानी एक दशक में, जो जब अकेले एक पार्टी विशेष को बहुमत हुआ और उस बहुमत के सहारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता चला करती थी केंद्र में, उसी धर्रे पर चलाने की तैयारी कमोबेश इस बार भी की जा रही है। और उस धर्रे पर अब सहयोगी दल इस प्रकार की गतिविधियों को क्या स्वीकार करेंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर उनके सहयोगी दल ये दबाव नहीं बनाएंगे कि प्रधानमंत्री किसी को मानना है आप मान लीजिए, लेकिन इस सरकार को जाना चाहिए। नीतीश कुमार को मानना है, उन्हें ही आप मान लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री मानना है, उन्हें ही आप मान लीजिए। शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना है, उन्हें ही बना दीजिए। चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद देना है, उन्हें ही दे दीजिए। लेकिन सरकार ये जानी ही चाहिए, ये हालात कमोबेश और इस तरह का दबाव राहुल गांधी के ऊपर उनके सहयोगी दलों का भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी भी, यानी कांग्रेस पार्टी भी एक तरफ पीड़ित है, दूसरी ओर बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के, ममता बनर्जी के पार्टी, टीएमसी के पार्टी के अंदर अलग अलग कार्रवाइयों को देखते हुए, यहाँ तक डीएमके के मंत्री, इन सब को देखते हुए ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि इस सरकार के नकेल कसने की कवायद जो है, और उस कवायद को शुरुआत करने की दबाव जो है अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। देखते रहिए इस पूरे स्क्रिप्ट का पटाक्षेप कब होता है, कैसे होता है,
और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आखिरकार हाई हैंडेड के साथ जो है कैसे इस सदन के भीतर, क्यों इस सदन के दौर में अपनी सरकार को मुसीबत में डालते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। दरअसल मिजाज आदमी का, किसी भी व्यक्ति का, जब मिजाज सबको साथ लेकर के चलने वाला यदि नहीं होता है तो ऐसे में व्यक्ति अक्सर इरिटेट हो जाता है, अक्सर वो निराशा और आशा के गर्त में डूबता रहता है। और नरेंद्र मोदी का बयान कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोटने जैसे कोशिशें हुई, इस बात से बखूबी अब सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ा और लोकतांत्रिक बयान ही नहीं हो सकता। एक विपक्ष ताकतवर क्या हुआ संसद के भीतर, 250 एमपी के साथ संसद के भीतर क्या विपक्ष मजबूती के साथ पहुंचा, वो आवाज बुलंद करने की शुरुआत कहाँ की है कि जनता के मुद्दों पे सरकार, मौजूदा सरकार को घेरना क्या विपक्ष शुरू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री की गला घोटने जैसी कथित कोशिशें सामने आने लगी। इस तरह के बयानों को लोगों ने भी काफी गंभीरता से लिया। इस देश के आम वोटर्स में नहीं लिया, जनता के अलग अलग तबके के बीच भी, चाहे वो किसान का हो, नौजवान का हो, पेंशनर का हो, बेरोजगारी से पीड़ित लोगों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, अग्निवीर का हो, या फिर जनहित के तमाम मुद्दे जो इन अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं उनका हो, इन सब को वो बातें नागवार गुजरी इस दौर में। और अब तो सरकार की मुसीबत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यों के संविधान पीठ के SC ST के वर्गीकरण वाले मामले में इस कदर बढ़ा दिया है कि सत्ता के पास हताशा में ही ED की कार्रवाई के सिवा और कोई नया विकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे हर खबर को, लेकिन जो कुछ भी होगा दिलचस्प राजनीति नजारे और उन सब के बीच ED की कार्रवाई से जो माहौल बन रहा है ना, उन सारे माहौल को देखने के लिए खुद को, अपने आप को तैयार करके रखिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।